प्रोफेसर साहब, झगड़ा बंगाल का इससे ही बड़ा बना था और बीच इलेक्शन ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ईडी एक्शन ने तो आम आदमी पार्टी के वो साउथ लॉबी वो सारी करके किया था और उसका नतीजा क्या निकला ये तो हम सब जानते हैं कि ईडी किस तरह एक्ट करती है, इसके जितने सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किस तरह काम करती हैं। लेकिन अगर खासकर इस केस को भी मैंने बहुत ध्यान से आज पढ़ा और समझने की कोशिश की, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है कि इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है ममता बनर्जी के इलेक्शन का, चाहे उनको डिटेल्स हो, सारी चीज़ें हैं, और उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं जो एक तरह से करप्शन का मामला है पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का, उससे जोड़ के वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये इलेक्शन के पहले की जो तैयारी है वो है और इसमें बीजेपी काफ़ी आगे है इस चीज़ में, और आम आदमी पार्टी वो दिखा दिया, उसके जजमेंट ने दिखा दिया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है एक वही एक तस्वीर यहाँ पे भी दिखेगी आपको। लेकिन आने वाले समय में ये भी बता दूं, पब्लिक इसको ध्यान नहीं दे रही है और जितना भी काम इनको करना था वो इलेक्शन के पहले वो सारा कुछ कर चुके होंगे। और जिस तरह से ममता जी ने उनके ऑफिस में जाके वो आईपैड और पेन ड्राइव और कंप्यूटर्स लेके आए, तो वो भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई राजनीतिक पेच जरूर है। सौरभ जी, एक आरोप जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि पुलिस को हटा के जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो लगाई गई हैं वहां पर, सेंट्रल एजेंसी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं वो पुलिस थानों पर जाकर के अधिकार जमा रही हैं। ये आरोप जो सांसद हैं एक इनकी सागरिका घोष, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब इस आरोप की सच्चाई तो ग्राउंड पर बिल्कुल जाकर के पता चलेगी, लेकिन अपने आप में जो आरोप है ये लोगों के बीच में एक आप कह सकते हैं ना कंकर फेंकने वाला है कि भाई यहाँ सब कुछ शांत है, वहां पर एक बार फिर से जो है थोड़ी हलचल पैदा करो। वो लिख रही हैं कि नॉट ओनली देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन बंगाल बट रिपोर्ट्स दैट सेंट्रल फोर्सेज आर नाउ टेकिंग ओवर पुलिस स्टेशंस, सेलेक्टिव अरेस्ट आर बीइंग मेड अंडर हार्श लॉज। और फिर इसमें वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है और मोदी शार मर्डरिंग डेमोक्रेसी। ये किसी भी क्लॉज के तहत ये मुमकिन है क्या कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो पुलिस का काम करने लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस समय लिखता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती और हो सकता है कि उसको डिटेन भी कर लिया जाता, क्योंकि ये सीधे सीधे अफवाह फैलाना है, झूठ फैलाना है। जो सेंट्रल एजेंसी होती है वो डिप्लॉय की जाती है किसके कहने पर? जाहिर है जो वहां का सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, जो उनकी बटालियन का कमांडेंट होगा, उनके कोऑर्डिनेशन से वो चलती है। और वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? अंत में वही जिला प्रशासन होता है, वही डीएम होता है, वही एसपी होता है या सीपी होता है, या जो भी वहां जिस तरह की व्यवस्था अलग अलग जगह पर होती है। तो एक तो ये सीधे सीधे अफवाह फैलाने की कोशिश है। दूसरा, जब सेंट्रल एजेंसी चुनाव के समय डिप्लॉय की जाती है या नॉर्मल सिनेरियो में भी डिप्लॉय की जाती है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम वाया लोकल पुलिस होता है। लेकिन चूंकि बंगाल में जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कि हाथ मिले हुए हैं कैडर के और वहां के पुलिस के, तो उसमें चुनाव आयोग ने यह एहतियात बरता है कि लोकल पुलिस किसी भी तरह से डेविएट न कर सके, कुछ कंफ्यूजन न क्रिएट कर सके, उसके लिए अथॉरिटी दी गई और इसीलिए वहां सबसे ज्यादा स्थानांतरण भी हुए। तो मुझे लगता है ये स्पष्टता समझना होगा, कोई पुलिस थाने पर जाकर सेंट्रल एजेंसी नहीं कब्जा करने वाली, ना वो वहां बैठेगी, लेकिन हाँ कमांड के तौर पर निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसियों का एक रहेगा। बंगाल में सीपीएम के दौर से ही पुलिस प्रशासन और पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में हमेशा संबंध रहा है जी। जो पार्टी चाहती है वही पुलिस काम करती है, ये सबको पता है। टीएमसी के दौर में भी वही कार्य संस्कृति रही है। ऐसे में एक व्यक्ति ने, बहुत बंगाल के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा आज से 5-6 दिन पहले, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में कहा था कि आप लोगों ने बड़े टॉप प्रशासन तो बदल दिया, लेकिन असली गोरख धंधा कौन करता है? एसएचओ करता है और प्रधान करता है, पंचायत प्रधान करता है। वो लोग असली गोरख धंधा टीएमसी के लिए काम करते हैं। जब तक आप लोग उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल नहीं करती है, तब तक कुछ नहीं होने के लिए भी हायर अप्स का ही तबादला किया। मेरा कहना है कि मान ले तो हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो उन पर ध्यान रखेगा, काम सेंट्रल फोर्सेस नहीं करती। अब एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बड़ी देर तक बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत होती रही। इस वीडियो में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं
और भी लोगों से प्रधानमंत्री दुआ सलाम कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था, राहुल गांधी से मिले थे वो एक कार्यक्रम में जाते हुए, राहुल गांधी से भी उनकी थोड़ी देर तक रुक करके मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। अभी खड़गे साहब ने तो बोला ना आसाम में कि नमाज तोड़ के भी अगर सांप को कुचलना पड़े तो मारो, ये आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि नेता लोग भी बिल्कुल इनका ऑफ ऑन का बटन बड़ा कमाल का होता है, सब बातें उस वक्त भूल जाते हैं। मुझे लगता है सबको पता है कि ये जो हम कह रहे हैं चुनाव के लिए कह रहे हैं, ये मतलब हुआ ना सर? सर चुनाव के समय कह के तो भूल ही जाते हैं, जब पार्टी में लेते तब भी भूल जाते। बड़ी बात तो तब है कि अपनी पार्टी में लेकर उनको बड़े पद पे बिठाते तब भी आप भूल जाते उन्होंने आपको कैसे अपमानित किया था। हाँ। तो ये राजनीति है और राजनीति में ये होता रहता है। और खड़गे साहब तो वैसे भी दलित है और अंबेडकर साहब की आज जयंती है, तो अब एक ये भी मैसेज होगा कि भाई दलितों का प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से मुलाकात की है। खड़गे साहब बड़े नेता है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिलते हैं। हाँ। और राहुल गांधी से भी अगर मिले, जो राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा है, खड़गे साहब का तो ठीक है एक आध उदाहरण होगा, राहुल गांधी का तो उदाहरण भरे पड़े जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, तब भी बड़ी अच्छी उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी इतने सम्मान से राहुल गांधी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी बात है। लेकिन अभी देखिए ना, अभी तो अभी इलेक्शन बाकी है, इलेक्शन में भी और बहुत कुछ कहा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी तो इन दोनों के बीच पता नहीं, वहां तो ऐसा नहीं मौका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे दलों से महिला आरक्षण संशोधन पर जो है साथ मांगा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कोटा में कोटा और फिर डिलिमिटेशन में नॉर्थ साउथ, ये सारी बातें जो वो हैं वो कह रही हैं। अब प्रधानमंत्री अगर यही कह लेते खड़गे साहब, वो बातें देख लीजिएगा जरा आप। हाँ? नहीं, उसमें ये भी है ना कि एक कहीं बोनहोमी जो पहले दिखा था राहुल जी के साथ, यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर, और ये ओकेजन ही ऐसा है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ भी वाद विवाद हो। तो मुझे लगता है, और खड़गे साहब तो जिस भाषा जिस शैली का प्रयोग करते हैं हम सबको पता है, थोड़ा सा उनको मॉडरेट कांग्रेस को भी करना चाहिए। आरक्षण में बता दीजिए, आपको लग रहा है विपक्ष साथ दे देगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। इस बार सोच के भी आया था, इस बार विपक्ष साथ नहीं देगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करें। इस बार थोड़ा डिफर होगा पिछले बार से, और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। समाजवादी पार्टी तो पहले से कह रही है, कांग्रेस भी शायद उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, तो कहीं ना कोई कुछ पेच होगा। लेकिन जिस तरह पहले पास हो गया था, इस बार वो, अरे इसमें देखिए मजेदार बात यह है, जब ये 2023 में जब ये आया था बिल ओरिजिनल, तब कांग्रेस कह रही थी 24 के इलेक्शन से लागू करो, अब बीजेपी कह रही है हम 29 से लागू कर देंगे। दोनों में विरोधाभास है वैसे अगर आप देखें तो। आज आप जो देखेंगे, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज एक लेख लिखा है। हाँ। और उनके सलाहकार ने भी एक लेख लिखा है। दोनों लेख का दो निष्कर्ष है, एक तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा ये डिलिमिटेशन पहले करना चाहते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो गणित होना है उसके पहले ही ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। और ये पूरा तैयारी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। हाँ। और 2019 की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये सोनिया गांधी के लेख का लब्बो-लुआब है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके समर्थन में जाने वाली है। नहीं तो फिर वो कैसे कहेगी? अभी मैंने सुना कांग्रेस के लोगों को ये कहते हैं कि हम तो डे वन से कह रहे हैं कि पहले फुर्सत में इसको लागू करो। प्रधानमंत्री यही तो एक्सपोज करेंगे उनको। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है, ये ठीक बात है, सोनिया जी ने लेख लिखा है और उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तर्क भी उनके कुछ हद तक ठीक है, तो कुछ सलाहकार ने भी लिखा है। लेकिन मूल बात क्या है? देश की जनता को दिख रहा है, महिलाओं को दिख रहा है कि अगर ये हो गया तो हमें 33% सीटें महिलाओं को मिलने वाली है, और अगर ये रुक गया तो हमारी सीट गई। तो अब अगर कांग्रेस और विपक्षी रुक गया वाले खेमे में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की अगली कैंपेन क्या होगी उसकी तैयारी करें। उनको ओबीसी की चिंता करनी है ना, वो उसको ओबीसी पर ले आए ना, वो 3 दिन की चर्चा में जरूर। ममता जी तो पहले से क्लियर है, वो तो बोलती है कि हम 33%